अब सुनो जरा, देखो अब इस एएस का एप्लीकेशन जब से भी हुआ सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू होता है। आईसीआई ने देश भर की सारी एंटिटीज को 3 लेवल में डिवाइड करेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये सब लेवल पे अप्लाई होता है, बड़े से बड़े लेवल 1, नीचे से नीचे लेवल। जैसे आज मैं प्रोपराइटर हूं, मैं लेवल 3 में हूं। आज यदि कोई देश की बड़ी कंपनी है वो लेवल 1 पे है, सब पे लागू होता है और ये मैंडेटरी नेचर है। मैंडेटरी का मतलब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते समय AS2 का ध्यान रखेगा, उसकी कंप्लाइंस इंश्योर करेगा। ऑब्जेक्टिव देखो, इस AS का उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया ये AS2 को इशू करने की देश भर के कॉमर्स के लोगों को AS2 के कायदे कानून सिखाने की जरूरत क्या पड़ी। हर AS का कोई ना कोई उद्देश्य है। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेके आता है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को लेके आता है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट फंक्शन समझाता है, कैलकुलेशंस, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन ऑफ इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस को कब रिकॉग्नाइज करें। कई उद्देश्य लेके AS आते हैं। इस AS का उद्देश्य देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस AS इज टू प्रेस्क्राइब मेथड फॉर determination of value at which inventory are carried out in financial statement till inventory is not sold and recognized as a revenue। जब इन्वेंट्री बिक जाती है तो वो इन्वेंट्री काय में कन्वर्ट हो जाती है, सेल्स में, तो रेवेन्यू हो गई ना। लेकिन जब तक इन्वेंट्री बेच के सेल्स की एंट्री नहीं कर दोगे तब तक तो आपकी असेट है ना वो। उसको बुक्स में कितनी वैल्यू पे कैरी करें, उसको बुक्स में कौन सी वैल्यू पे कैरी करें, कैरी करना मतलब कैरिंग वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू। Objective of the AS is to prescribe the method for determination of value at which inventories are carried in financial statement till that inventory is not sold and not recognized as a revenue। तो जब तक वो इन्वेंट्री आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहेगी, स्टॉक के तौर पे रहेगी, तब तक उसका वैल्यूएशन कितने पे करें, बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाएं, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट पे कौन सी वैल्यू पे बताएं, उस पे ये AS बना हुआ है। स्टैंडर्ड ऑल्सो, ये तो ये स्टैंडर्ड जब भी लिखते हैं मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे सुबह सुबह नहीं करते मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, गुड तो बोलता ही नहीं है ना, तो गुड इंप्लाइड है उसका है ना। चलो स्टैंडर्ड, तो ये जब जब स्टैंडर्ड लिखेंगे मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिस AS ऑल्सो प्रेस्क्राइब द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV तो कंपेयर करोगे तो कॉस्ट का पता, तो इस AS का 80% वेटेज तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन पे है और 10% वेटेज है NRV पे और बाकी 10% कायदे कानून। अब स्कोप ऑफ पैरा 1 और 2, मतलब इस AS का स्कोप 2 पैराग्राफ में दिया हुआ है। आप कोई भी लॉ पढ़ते हो सेक्शन वाइज, AS पढ़े जाते हैं पैरा वाइज, AS में पैराग्राफ होते हैं। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द फॉलोइंग। अब ये इन्वेंट्रियां हैं सारी, लेकिन AS2 के दायरे में नहीं आती क्योंकि इनके दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। जैसे अभी हम लोग AS7 पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अरे हाँ तो बरो, है ना। तो उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में WIP नहीं होती है क्या, उसमें रॉ मटेरियल एट साइट नहीं होता है क्या, वो AS7 बताता है उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसके नियम कायदे कानून यहां नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट AS7 में कवर्ड है, इसमें नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सेवाएं देने वाले लोग, अपने यहां पे जो इन्वेंट्री बच जाती है उसका वैल्यूएशन अपने जो कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट है उस पर करते हैं। आज हम सर्विस सेंटर पे जाते हैं गाड़ियां ठीक कराने, क्या उनके वहां पे इन्वेंट्री नहीं होती? आपकी गाड़ियों में ऑयल बदलते हैं, बल्ब डालते हैं, ब्रेक शू चेंज करते हैं, तो उनके यहां तो स्टोर में भरा पड़ा है ना सामान सारा। क्या वो इन्वेंट्री उनको बाजार में बेचने के लिए है? सर्विस में यूज करते हैं ना। हम लोग सैलून में जाते हैं और वहां जाके अपनी जो भी कुछ कटिंग वटिंग करनी है, शेविंग करनी है, व्हाटएवर जो भी कलरिंग वगैरह करनी है, तो वो जो जितने कॉस्मेटिक यूज करते हैं वो उनकी इन्वेंट्री है। उसके बावजूद क्या वो बेचने के लिए होती है? सर्विस देने के लिए होती है। इसका मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ जो इन्वेंट्री सर्विस के दौरान काम आती है वो इस AS में कवर नहीं है। उसके ऊपर कॉस्ट और NRV विच इज लेस, इस AS में वो इन्वेंट्री आती है जो सेलेबल के लिए होती है, रीसेल के लिए खरीदते हो आप। अभी इन्वेंट्री की डेफिनेशन आएगी आगे देखिए। शेयर डिवेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड। अभी आप AS13 पढ़ोगे, लेकिन कल मैंने AS13 का थोड़ा सा आपको एक सैंपल दिया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में सारे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं,
यस सर। तो यदि एक ब्रोकर के पास में शेयर डिबेंचर पड़े हैं तो उसका जो वैल्यूएशन और रूल्स है वो सारे AS 13 में गिवन है। हालांकि अभी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट का चैप्टर ब्रोकर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो इन्वेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, बट ब्रोकर पे भी AS 13 लगता है वो उसमें देखेंगे हम। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स इन्वेंटरीज लाइक लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल, ओर्स, गैसेज, to the extent they are measured at NRV in accordance with the well established practice in these industry. अब सोचो जरा, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री लाइक लाइव स्टॉकिंग जीवित पशुधन, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, इनमें तो जंतु जानवर ही होते हैं ना, इनमें तो गाय भैंस वगैरह है या मुर्गे मुर्गियां वगैरह, ये सब इनका वैल्यूएशन वो लोग अपनी NRV पे करते हैं और उनका अलग से गाइडेंस नोट इशूड है ICAI का। जैसे AS पढ़ रहे हो ना, ऐसे गाइडेंस नोट भी होते हैं, बट गाइडेंस नोट मैंडेटरी नहीं होते, गाइडेंस नोट कंपल्सरी नहीं होते, दे आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। कोई भी गाइडेंस नोट जब मैच्योर हो जाता है वो AS बन जाता है। फिर जैसे AS2 कोई दिन गाइडेंस नोट होता था, बाद में जाके ये AS में कन्वर्ट हुआ था। आप लोग लीज अकाउंटिंग पढ़ोगे AS 19, वो अभी AS है, हम लोग पढ़े थे जब तक AS 19 आया ही नहीं था, तो हमें उस समय गाइडेंस नोट पढ़ना पड़ता था, अकाउंटिंग फॉर लीज ट्रांजेक्शन गाइडेंस नोट, और वो बाद में जब मैच्योर हो गया तो AS में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रोड्यूसर इन्वेंट्री, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी कृषि उत्पाद, खेती की फसल के उत्पाद, और जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट में लकड़ियां वगैरह, ये टिम्बर, मिनरल ऑयल एंड ओट्स एंड गैसेज, खनिज पदार्थ, खनिज तेल, गैसेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सब के कायदे कानून अलग से। नहीं, गाइडेंस नोट AS जैसा ही होता है, पूरा ऐसा ही होता है, फर्क इतना है वो कंपल्सरी नहीं होता, बस वो प्रीमेच्योर स्टेज पे होता है, उसको मेच्योर होना बाकी होता है। सब लोग यूज टू हो जाते हैं और कमियां सारी दूर हो जाती तो वो AS बन जाता है फिर, और AS बनते ही वो गाइडेंस नोट विड्रॉ हो जाता है। इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड मशीनरी स्पेयर विच कैन बी यूज्ड ओनली इन कनेक्शन विथ an item of fixed asset and whose use is expected to be irregular. Such machinery spare are accounted for as per ASI 10. ASI 10 हमने ASI 10 तो बोरिंग कॉस्ट में पढ़ा था ना, तो ASI 10 नहीं, हमें चेंज नहीं, ASI 10 नहीं, AS 10 है, AS 10 है, ASI गलत लग गया। तो हमारे AS लिखा हुआ है, आपके AS 10 ही है ना? हाँ, तो मेरे इसमें मिसप्रिंट, उसमें मैंने करेक्शन कर दिया होगा। AS 10 तो PPE जब पढ़ेंगे, PPE उस समय मामला आएगा ये। अब स्पेयर, मशीनरी स्पेयर जो कभी कभी काम आते हैं, अभी ये DG चला के आया हूं ना मैं, ये क्या है, मशीनरी स्पेयर है, लाइट गई तब दौड़ के गया, चेंज चला के आया, अब हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही फैक्ट्रियों में लाइट चली जाती है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो साइड में उनका अलग से पावर जनरेशन प्लांट होता है, वो उसको ऑन करते हैं ताकि वर्कर फालतू नहीं बैठे और आपका आइडल टाइम वेजेज नहीं जाए, आपकी फैक्ट्री नुकसान नहीं उठाए। ऐसे सिमिलरली लाइट चली गई, बैकअप में हमारे या तो UPS या इन्वर्टर काम करता है, ये बैकअप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये स्पेयर पार्ट्स कहलाते हैं, इनको मशीनरी स्पेयर्स कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब आपके इस AS में ये चीजें कवर नहीं होती, ये इस AS के दायरे से बाहर। अब इस AS में फिर कवर क्या है, दैट इज इन्वेंट्रीज। डेफिनेशन, व्हाट आर द इन्वेंट्री। अब यदि कॉमर्स के बच्चे को कोई पूछे इन्वेंट्री क्या होती है बता, तो वो इन्वेंट्री को यूं थोड़ा कोशिश करेगा इधर उधर बताने का, नहीं एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कि इन्वेंट्रीज क्यों और क्या होती है। सोचो, व्हाट आर द इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज आर असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड। अब आप लोगों के कुछ नहीं है तो लिखते जाना, मैंने वो PDF में तो करेक्शन किया हुआ है। हाँ, और लिख लो, तो और लिख लो, जिनके पास भी हार्ड कॉपी है वो लिख लो। तुम्हारे पास है ना AS की बुक, पढ़ी तो है सामने, खोलो उसको। इन्वेंट्री हाँ जी साहब, सर इसकी अलग से बुक देंगे क्या? हाँ लेनी है आपको, आते जाते ले जाना कभी भी। ओके सर, आ गई, ये सबकी मंगवा ली मैंने। What are the inventory? Inventories are assets which are held for sale in ordinary course of business like finished goods and stock in trade. दूसरा, in the process of production of such sale like WIP. आप माल बनाने से पहले उसको प्रोसेस में तो डालोगे ना, तो जब तक वो बन के बाहर नहीं आएगा तब तक WIP तो कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज, आपके वहां सप्लायर होगा, देखो सप्लाईज कर लेना। In the form of material or supplies to be consumed in the production process or in rendering of
सर्विसेज, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, स्टोर्स एक्सेट्रा, ये भी इन्वेंट्रीज ही होते हैं। अब इसमें आप देखो सारी इन्वेंट्री आ गई, रॉ मटेरियल भी आ गया, WIP भी आ गया, फिनिश गुड्स भी आ गया, स्टॉक एंड ट्रेड भी आ गया, ये इन्वेंट्रियां होती है। अब दूसरी बात, NRV क्या होती है जी? NRV, अब NRV पढ़ते तो सब आ रहे हो आप, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रिलाइजेबल वैल्यू की यदि बात करो तो अलग अलग के अलग अलग कायदे कानून हैं, और मैं सब बोर्ड पे ले रहा हूं, ढंग से समझना। ये कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है और ये केवल ट्रेड करती है। इस कंपनी में कोई तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये ट्रेड करती है केवल। मींस इधर स्टॉक इन ट्रेड लिया और उधर बेचा, तो इसकी जो इन्वेंट्री हो तो स्टॉक इन ट्रेड ही कराएगी ना। यस सर। आज हमारी गली मोहल्ले में जितनी दुकानें हैं जिन पे हम रूटीन घर के सामान खरीदने जाते हैं, ये किराने की जो दुकानें हैं, क्या ये सारे मैन्युफैक्चरर है? नहीं ये सर। ट्रेडर ही तो है, ये जिसको सोल ट्रेडर बोलते हैं हम लोग, है ना। Retailers ये सब नाम। ट्रेड करते हैं, बना बनाया माल, रेडीमेड कंपनियों का ब्रांडेड माल लाते हैं, बिस्किट और ये नमकीन और चाय पत्ती वगैरह, चीनी वगैरह, और ये बेचते हैं लोगों को। इनके लिए स्टॉक इन ट्रेड। एक्स लिमिटेड कोई ट्रेड कंपनी है जो ट्रेडिंग करती है, स्टॉक इन ट्रेड है। एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च हो 2022, मान लो इसके पास रुपीज 8 लाख की इन्वेंट्री, 8 लाख का स्टॉक इन ट्रेड, ये वाला, दिस इज एट कॉस्ट अवेलेबल। गोडाउन के अंदर इनके 8 लाख का माल स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे पड़ा है, तैयार, बिकने की हालत में है, बिका नहीं। आज इसकी मार्केट प्राइस पता लग गई, दैट इज फेयर मार्केट प्राइस, कि आज बाजार में नॉर्मली यदि ये माल बिकता तो इस पे 25% मार्जिन, तो 10 लाख में बिक जाएगा। यस सर। आज बाजार में इस गुड्स की सेलिंग प्राइस 125% चल रही है, 125% ऑफ कॉस्ट, तो ये नॉर्मल मार्केट प्राइस हो गई। लेकिन इसको Yes. बेचने के लिए एक्स लिमिटेड कंपनी को कुछ ब्रोकरेज या कमीशन अपने एजेंट्स को देना होता है, खर्चे करने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होता है, माल भिजवाने का भी खर्चा कंपनी को ही भुगतना होता है। तो यदि वो एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इसमें से हम घटा दें, तो सेलिंग एक्सपेंस होते हैं माल को बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं पहुंचाने के लिए, डिलीवरी कस्टमर तक भेजने के लिए। सपोज वो सारा खर्चा 50,000 के होने की उम्मीद है, तो दिस 950 इज व्हाट इट इज NRV। अब सबके सामने बोर्ड पे रखा है, ढंग से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बोलो बोलो। हाँ, सर। ये मैं अलग अलग लूंगा। अभी मैंने अभी फिनिश गुड्स लिया है, स्टॉक इन ट्रेड, ये स्टॉक इन ट्रेड है। एक्स लिमिटेड कंपनी ट्रेडिंग करती है, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसके पास गोडाउन में स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है, तो स्टॉक इन ट्रेड की NRV निकालनी है ना। तो स्टॉक इन ट्रेड की NRV कैसे आएगी? उसकी कॉस्ट, उसमें मार्जिन जोड़ें तो नॉर्मल मार्केट प्राइस और सेलिंग एक्सपेंस। अब आप कानून के अनुसार यानी AS2 के कायदे के हिसाब से आइदर दिस और दिस दोनों कंपेयर ही तो करोगे। यस सर। और अभी यदि इसकी मैं सेलिंग प्राइस 95% ले लूं, तो यहां जो मेरी सेलिंग प्राइस आएगी वो इसका 95%, हाँ। 7,60,000, और उस पे मैं कमीशन के 50,000 और घटा दूं तो 7,10,000 वो कम हो जाएगी। तो 7-10 पे वैल्यू हो तो जाएगी। कभी ये कभी वो कभी ये, कम तो कोई भी हो सकती है ना दोनों में से, यस सर। लेकिन ये स्टॉक इन ट्रेड था। अब मैं कह दूं एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। रॉ मटेरियल। एक्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ऐसे केस में एंड ऑफ द ईयर इसके पास फिनिश गुड्स पड़ा है, इसके गोडाउन में फिनिश गुड्स पड़ा है, एंड दैट इज रुपीज 18 lakhs का। आज बाजार में इस फिनिश गुड्स की मार्केट रेट यदि बात करें तो 125% ऑफ 18 लाख, 22.5 लाख। छोड़ो देंगे कितना आता है, यस सर। और इसको बेचने में 1.5 लाख का खर्चा, तो इसकी NRV कितनी पड़ जाएगी? 21 लाख। 21 लाख। आइदर दिस और दिस, विच एवर इज लेस। 18 तो इसका 18 मतलब लाख। चाहे फिनिश गुड्स हो और चाहे स्टॉक इन ट्रेड, कायदा तो सेम ही है ना दोनों, हाँ। यस सर। लेकिन WIP, वर्क इन प्रोसेस,
उसमें थोड़ा मामला गड़बड़। फिनिश गुड्स की एनआरवी निकालना, स्टॉक इन ट्रेड की एनआरवी निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड तो मार्केट में सेलेबल कंडीशन में है ना सीधा, हाँ सर। वो तो बेचने के स्टेज में है। तो उसकी एनआरवी मालूम करने के लिए करना क्या है, पहले उसकी फेयर मार्केट प्राइस पता लगाओ, नॉर्मल मार्केट प्राइस क्या है, खर्चे घटा दो बस, सेलिंग एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। अब यदि मैं बात करूं WIP की, यही एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है और ज्यादातर माल इसका बनके और वेयर हाउस में चला गया। 18 लाख का माल आपके वेयर हाउस में पड़ा है, उसकी सेलिंग प्राइस आज बाजार में 22.5 है, खर्चे घटा के भी बेचेंगे 21 में बिक जाएगा, लेकिन ये तो फिनिश गुड्स है ना। इसी कंपनी का कुछ माल प्लांट इन मशीन में फंसा हुआ है एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 22 को। और आज हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी बात करी थी कि जो माल अभी पूरा नहीं बना वो सेमी फिनिश भी होता है। यस सर। अब ये गुड्स WIP कर दो या इसको सेमी फिनिश्ड कर दो, बोलो, यस सर। है ना। एंड ऑफ द ईयर आपके प्लांट और मशीन में 6 लाख का माल जिसमें कॉस्ट आप खर्च कर चुके, टिल नाउ मार्च तक आप इस पे 6 लाख खर्च कर चुके। वाजिब बात है जो माल प्लांट एंड मशीन में सेमी फिनिश स्टेज में उस पे मटेरियल कुछ तो लग गया होगा, रॉ मटेरियल। यस सर। इसका मतलब इस कॉस्ट का ब्रेकअप यदि लूं तो इस कॉस्ट में रॉ मटेरियल भी लग गया होगा, प्लस इसमें डायरेक्ट वेजेस भी लग गई होगी, यस सर। प्लस इसमें कुछ प्रोडक्शन एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर के डायरेक्ट एक्सपेंस भी लग गए होंगे, हाँ सर। और प्लस इसमें कुछ फैक्ट्री ओवरहेड भी तो खर्च हो गए होंगे। यस सर। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे आप लोग तो कॉस्ट शीट बनती है ना, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो लिखवाया था ना आपको, हाँ सर। यस सर। पिछले साल पढ़ा था ना? नहीं, पिछले साल। यस सर, जो भी हो, साल ही पढ़ा था। अरे छोड़ो, ऐसे मजाक कर रहे हैं। अब जो भी हो, आपको कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आई थी। यस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े थे। तो जितना खर्चा अब तक हो चुका, यदि वो 100% खर्चा हो जाता तो फिर ये WIP क्यों कहलाता? यस सर। इसका मतलब आधा अधूरा है। अभी आपके प्लांट और मशीन में से थोड़ा मेच्योर होना टाइम बाकी है। अभी और प्लांट मशीन में मिक्सिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, माल बनेगा, पैकिंग वेकिंग फिनिशिंग टाइम लगेगा भाई। इसका मतलब क्या ये माल आज बाजार में सेलेबल स्टेज पे है क्या? नो। आज आप किसी ब्रोकर को पकड़ लाओ, कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लाओ, ले प्लांट मशीन से माल खाली कर गाड़ी में भर ले जा, कहेंगे साहब करूंगा क्या मैं इसका, इसको खरीदेगा कौन, ये कचरा दे रहे हो मेरे को आप। इट मींस ये गुड सेलेबल स्टेज में तो नहीं है, तो इसके एनआरवी सीधा सीधा मार्जिन तो आप नहीं जोड़ सकते। लेकिन मैं इसको एक बार ब्लॉक कर दूं और अब ये बोलूं कि यदि ये माल सेमी फिनिश से फिनिश हो जाएगा तब तो बिकेगा, यस बोलो। सर। इसको फिनिश होने में अभी कुछ एक्सपेंस 2 लाख रुपए के और होना बाकी है। यस सर। These are the expenses to complete the pending work. These are expenses for pending work. जो भी हैं, अभी आपके इस काम में जो पेंडिंग एक्सपेंस है, पेंडिंग वर्क के इतने और खर्च कर दोगे तो ये माल फिर तो बन जाएगा ना, फिर तो आपका हाँ, फिनिश सर। होके कितने का पड़ेगा। 8 लाख। और अब आप इसको यदि 25% मार्जिन पे बाजार में बेचा करते हो तो इसमें प्लस 25% में मार्जिन जोड़ दूं तो ये 10 लाख में बिकेगा। 10 lakhs। यस सर। लेकिन इस 10 लाख में माल बेचने के लिए पहले आपको इसको तैयार भी तो करना पड़ेगा, यस सर। और इसके अलावा इस पे ब्रोकरेज कमीशन भी तो देना पड़ेगा। यस सर। ये हमारी इमेजिनेशन है, कल्पना है कि WIP गुड्स को, सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश करने में पेंडिंग वर्क में कितने खर्चे होने, जोड़ो और जोड़ के सोचो कि बिक जाएगा तो कितने में बिकेगा। लेकिन यस सर। इतने में बेचोगे तो आपके हाथ में 50,000 तो खर्चे कटेंगे, हाँ। और एक जो खर्चा करोगे ये भी तो लगेंगे ही ना अभी, बोलो। 2 lakhs। ये खर्चा करोगे तभी तो ये बिकेगा ना, हाँ सर। और यदि बिकेगा जब तो 10 लाख हाथ में आएंगे ना, हाँ। तो 10 लाख आएंगे तो 1.5-2.5 लाख जाएंगे भी तो सही, हाँ यस सर। क्योंकि ये खर्चा करोगे तभी तो बिकेगा नहीं ये। तो हाँ, इसकी सर। एनआरवी आज कितनी हुई?
दिस इज एनआरवी। इट मींस डब्ल्यूआईपी के गुड्स की एनआरवी निकालने में पहले हम अजम्पशन क्या लेते हैं कि हम पेंडिंग वर्क में कितना खर्चा करेंगे, करेंगे तो कितने का बन के तैयार होगा, होगा तो कितने में बिकेगा, बिकेगा तो अब हमारी जेब से खर्चा कितना होगा और कितना हम पेंडिंग वर्क में खर्च करेंगे। ये आएगा तो ये जाएगा, जेब में तो सारे साथ ही आएगा। तो एनआरवी का मतलब क्या है? नेट रिलायजेबल वैल्यू। जेब में कितना बचेगा? नेट, सब काट पीट के इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। देखो यस सर। ये एनआरवी डब्ल्यूआईपी की है। Yes, ये sir. बात अभी एएस बोलेगा ना तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। अकाउंटिंग Yes. स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए हमें यूं देसी स्टाइल पकड़नी पड़ती। एएस की भाषाएं जो है ना वो गोलमोल है, वो घुमाते रहते हैं हमारे को, लेकिन जो पकड़ पाता है लैंग्वेज वो समझ पाता है। अभी आप चूंकि पहली बार एएस पढ़ रहे हो, सारे एएस पढ़ लोगे, फिर दोबारा एएस का प्लेन टेक्स्ट मटेरियल पढ़ोगे ना तब कहोगे सर अब समझ में आ रहे हैं क्या बोलते हैं। लेकिन आज मैं एएस 2 आपके ग्रुप पे डाल दूं जो ओरिजिनल टेक्स्ट मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, फिर मैं कहूं इसको पढ़ के आना समझा, बोले सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, भगवान जाने क्या बोलते रहते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। अब आप एएस में पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा थ्योरी में लिखा हुआ। अब वो पैराग्राफ से बच्चा फॉर्मेट कैसे बनाए, तो इसलिए टीचर का काम है। अभी आप टैक्सेशन पढ़ रहे हो तो आपको पूरा समझा के नियम कायदे कानून बताए जा रहे हैं। ओरिजिनल एक्ट पढ़ोगे जिसको बेयर एक्ट बोलते हैं, जो सचिन सर ने आपको उठा के यहां से बताया होगा ना, ओरिजिनल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। बेयर एक्ट की लैंग्वेज, बेयर एक्ट होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल एक्ट, उसकी लैंग्वेज पढ़ना प्रोफेशनल्स के बस की है। जिस दिन आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना टैक्सेशन में और आप अब लगेगा कि हमें सीए कंप्लीट बन गया, तब आप ये किताबें फेंक दोगे साइड में, एक्ट पढ़ोगे हमेशा। हम लोग पढ़ते हैं तो एक्ट पढ़ते हैं, हम ये ऑथर्स की किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने भी स्टूडेंट थे जो पढ़ी थी, प्रोफेशनल हो गए। आज हमें एक्ट में लिंक करना आ गया सेक्शन को, हर किसी सेक्शन में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर क्लोज नंबर सो एंड सो, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू प्रोविजन नंबर दिस, सब्जेक्ट टू क्लोज नंबर दिस। तो इसका मतलब समझ जाते हैं कि भैया घूम के आना है वापस। लेकिन बच्चे के अचानक समझ में नहीं आता क्योंकि उसको एक्ट की पूरी बाउंड्रीज पता नहीं। तो एएस भी अपने आप में क्या एक्ट की तरह। अब आप देखो इसको पढ़ो, आपके उसमें यदि कुछ लिखा नहीं है तो लिख लेना, उसमें सारा लिखा हुआ नहीं होगा। मैंने थोड़ा देखो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ पेंडिंग वर्क इफ एनी इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी है तो घटाओगे वरना नहीं घटाओगे। लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यस सर। ये एनआरबी। अब इसमें यदि डब्ल्यूआईपी नहीं है तो बीच वाली लाइन हट जाएगी। हाँ। क्योंकि फिनिश गुड्स और उस दोनों में तो ये खर्चे होते ही नहीं है ना। यस सर, नहीं होते। अब आपका स्टॉक इन ट्रेड हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, डब्ल्यूआईपी एक और बचा है। सर, हाँ जी, ये जो अभी आपने बोर्ड पे लिखा था वो नोट कर ले क्या? बहुत ही अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। लो साहब। और सर है ना, फिर पीपी के भी कितने पेजेस क्या करे, मतलब? कहीं के एएस 10 के? हाँ। कोई बात नहीं, आप लिख तो बाद में लिख लेना। एएस 10 में वैसे भी मैंने कौन सा लिखवाया आपको अभी तक? तो कितने पेजेस क्या छोड़े? छोड़े, एएस 10 हमने चालू ही नहीं किया, यूं मान के इसको चालू कर दो। अच्छा। एएस 10 में तो मैंने आपको 10-11 टॉपिक समझाए हैं ना अभी। हाँ। तो वो जो मैंने नोट्स आपको भेजे हैं वही तो नोट्स है उसके, लिखोगे क्या? वो क्लास के नोट्स ही तो है वो। सर जी साहब। सर ये जो एनआरवी जो आई है 7.5 लाख, तो ये तो फिर पूरी डब्ल्यूआईपी जब कंप्लीट हो जाएगा 100% उसकी है ना? ना गलती कर रहे हो, ये 2 लाख घटा दिया तो वापस एनआरबी पे नहीं आ गया आज हम। इसका मतलब ये 7.5 लाख किसकी वैल्यू है? सेमी फिनिश की है। सेमी फिनिश की है ये। 2 लाख फिनिश की तो ये 10 है, फिर 10 में से 50 घटाओ तो 9.5 है। हाँ। जब 2 और घटा दिए तो फिर तो ये जो आज आपके प्लांट में माल पड़ा है उसी की एनआरबी है ना 7.5। हाँ। यस सर। ठीक है सर। तो सीधा 8 लाख में से 50,000 कम कर दो। किसमें से? 8 में से? हाँ सर। हाँ, तो देखो राधिका, अभी क्या आप शॉर्टकट मार रहे हो? हाँ। पहले मार सकते थे क्या बिना समझे? नहीं नहीं। तो एक बार तो हमें सीधे रास्ते चलना पड़ेगा ना, फिर आप गली में से निकल जाओ। ठीक है सर। तो फिर 2 लाख का प्रॉफिट में से 50 माइनस कर दो, ऊपर 6 में ऐड कर दो। देखो तरीका ये है, जो है आपके सामने है, तरीका यही कहलाता है।
अब आप चाहे इसको इनडायरेक्टली 7.5 को निकालने का तरीका 8 - 50 कर दो तो भी आ जाए, 6 में 1.5 प्लस कर दो। ठीक है। सर मतलब Yes, अगर sir. प्रॉफिट परसेंटेज चेंज होगा तो नहीं आएगा, परसेंटेज चेंज कर दो, आप दूसरा ले लो। फिर नहीं आएगा ना? क्योंकि अभी प्रॉफिट और 25 सर वो 2 लाख का 25% 50,000 है इसलिए आ रहा है आंसर, हाँ वरना नहीं आएगा अगर अब तो change ऐसा है, कर देंगे। देखो एक चीज बताऊं, शॉर्टकट छोड़ो, आप तो इसी को रहने दो, जैसा है सामने उसको देखो, हाँ ठीक है। क्यों जी? यस सर। हाँ सर ठीक है। उतार लिया आप लोगों ने? एलिश हाँ हाँ सर। चलो, नहीं होता हमारे स्क्रीनशॉट मास्टर है ग्रुप में, नहीं नहीं इसके इधर भेज भी दिए। भेज दिया उसने। वो डाल देता है कब पे। चलो अब इसके बाद आओ एक्सप्लेन, भाई बता तो देता है यार। एएससी क्लास खत्म हो गई, अब एफएमजी स्टार्ट हाँ कर नहीं दो। तो वो कौन है, जितेंद्र तो आया नहीं होगा अभी, बता तो देता है यार। आप लोग तो कनेक्टेड हो ना? हाँ Yes, सर। हाँ sir. सर। हाँ, वो उसने वो स्विच किया ना उसमें लाइट पे। सर बोर्ड रीस्टार्ट हो गया वैसे। हाँ वो यार इसमें तो एक झटका आती चेंज हो जाता है, वाईफाई में तो क्या कुछ बैकअप रहता है। अरे हाजिर है भाई। सर ये किसी चीज का संकेत है। अच्छा मैं समझ गया लेकिन संकेत पे नहीं जाना है, पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। संडे आ रहा है सामने, हाँ हाँ। सुनो। अब इस एएस का यहां तक 4 पार्ट हुए, एप्लीकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड डेफिनेशन। और डेफिनेशन मात्र 2 आई है केवल, ओनली 2 डेफिनेशन, बाकी आगे जो आएगी आती रहेगी। हाँ अब मैं तीसरी बात बता रहा था कि हमने फिनिश गुड्स ले लिया और दूसरा क्या WIP ले लिया, स्टॉक एंड ट्रेड ले लिया, रॉ मटेरियल तो छूट गया ना। हाँ अब रॉ मटेरियल में तो बहुत बड़ी मुसीबत है, रॉ मटेरियल के NRV निकालना यूँ आसान काम नहीं है। कारण सोचो, रॉ मटेरियल तो आपके स्टोर कीपर के पास में स्टोर में जमा है ना, हाँ अभी तो वो प्लांट में ही नहीं आया। यस सर। अब तो वो सेलेबल कंडीशन से तो बहुत दूर बैठा है अभी। हाँ अभी तो सर। पहले वहां से उठ के वो प्लांट मशीन में आएगा, प्लांट मशीन में बन बना के फिर वेयर हाउस में जाएगा तो बिकेगा ना। सेमी फिनिश में कम से कम प्लांट मशीन तक तो आ गए थे और वहां तक भी काफी खर्चा हो गया, थोड़ा सा ही तो बचा था ना। अब रॉ मटेरियल की NRV निकालना इज वेरी टफ। तो इस एएस के आखिरी के पैरा जो होंगे ना, लास्ट के, जब ये एएस खत्म होने को आएगा उस समय हम रॉ मटेरियल की NRV की बात करेंगे और आप कहोगे साहब ये क्या बात हुई। देखो एस्टिमेशन ऑफ NRV, ये पैरा 23 से 25 ये रॉ मटेरियल के हैं। और अब ये रॉ मटेरियल, द नेट रिलायबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज हेल्ड इन द प्रोडक्शन एस्टिमेटेड एज अंडर। अब ये कायदे कानून है और यहाँ किंतु परंतु आएंगे। इफ, बट, इफ, देयरफॉर, इफ, देयरफॉर, ये इससे रॉ मटेरियल। और जब ये क्वेश्चन में करा दूंगा ना आपको तब समझ में आएगा सर, अब समझ में आया रॉ मटेरियल की NRV कैसे आती। ये पूरी सीट बनेगी तब ये नीचे वो आएगी, ये रही NRV और ये रही कॉस्ट और ये लोअर। ये क्वेश्चन मेरे को ढंग से कराना पड़ेगा, एक एक चीज इसकी बोर्ड पे ले जाके ऑल्टरनेट स्टाइल में कर करके यूं एक एक कॉलम कंप्लीट कराऊंगा। केस है, अप्रोच समझानी पड़ेगी। एक अप्रोच ये है जो सॉल्यूशन में कॉपी में देखी होगी, एक अप्रोच इसकी ऑल्टरनेट में कॉमन सेंस से डिस्कस करूंगा, तब जाके रॉ मटेरियल मैनेज होगा। रॉ मटेरियल की NRV सबसे टेढ़ा काम है, क्योंकि उसके पहले ये 2 नियम में पढ़वाऊंगा लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ेंगे। पढ़ा भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा तो कहीं से पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। लेकिन जब क्वेश्चंस करा के और फिर कहूंगा अब पढ़ो, अब समझ में आ गया, तो ये जहां हो जाएगा वहां आपका एएस फिनिश, इसके बाद में एएस खत्म है। रॉ मटेरियल सेल करने की मजबूरी आ जाती है कई बार। कब आती है? जब आपका बाजार में स्कोप खत्म होगी, वो रॉ मटेरियल आपके गले पड़ गया फालतू में। अब वो आपकी इंडस्ट्री में तो काम नहीं आएगा, और कोई यूज ले ले तो ले ले। आपकी टिम्बर इंडस्ट्री है, मतलब आपके फर्नीचर बनता है और आपने लाखों करोड़ों का जो है ना टिम्बर लाके इकट्ठा कर लिया, वुड जो है जंगलों से। अब पता लगा साहब बाजार में फर्नीचर लोग प्लास्टिक और स्टील पे शिफ्ट हो गए, लकड़ी का फर्नीचर ले ही नहीं रहे, है ना। तो उस समय फिर आपको उसका ऑल्टरनेट बायर ढूंढना पड़ता है कि चलो हमारे काम नहीं आए, कोई और तो होगा जिसके लकड़ी काम आए, तब वो बेचते हो। वरना ऐसे रॉ मटेरियल कौन बेचता है अपनी इच्छा से। तो वो हम इसमें बातें लेंगे जब ये पढ़ेंगे ना, तब ये जो है ना इफ एंड बट ये समझाऊंगा तब जाके।
अब आप देखो इस ईएस के अंदर अभी तक हम डेफिनेशन पे टिके हुए हैं। राइट नाउ दीज आर द डेफिनेशंस ओनली, और अब यहां से चालू होगा एक्सप्लेनेशन। और ये जो 5 नंबर है ना, इसको गोल्डन रूल कहते हैं लोग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का गोल्डन रूल, इसको गोल्डन रूल कहते हैं। और सर एनआरवी। यस, ये पढ़ेंगे हम, गोल्डन रूल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और सर इन्वेंट्री में लूज टूल्स भी आ जाते हैं ना? लूज टूल्स भी आता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्शन नहीं पढ़े थे कि वो इसमें कवर नहीं है। जो स्पेयर आया था ना, स्पेयर ही ये वाले, ये इससे आउट हो गए ना, सर पर वो वाले होते हैं ना, मतलब जो सब पे यूज आ सकते हैं, सब मशीन्स पे। तो वो फिर इन्वेंट्री में काउंट होंगे, फिर वो कॉस्ट और एनआरवी विच इज लेस। ठीक है। अब ये जो गोल्डन रूल है ना, आपका सारा ईएस इस पे टिका हुआ है। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ। अब ये जो कॉस्ट है ना, ये आपका पूरे 2 घंटे खाएगा, क्योंकि इसके लिए पूरी इंडस्ट्रियां छाननी पड़ेगी नीचे तक। माल बनने के फैक्ट्री ओवरहेड, आपके वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, रॉ मटेरियल, जॉइंट कॉस्ट, सेपरेट कॉस्ट, वो सारी कॉस्टिंग में घुसना पड़ेगा पहले, और फिर ये एनआरवी। और एनआरवी कुछ तो हमने समझ ली, कुछ बाकी है अभी, तब जाके ये ईएस पूरा होगा। अब आपका ईएस का आगे 80% पोर्शन कॉस्ट पे टिका हुआ है। ये देखो यहां से कॉस्ट चालू हो जाएगी, ये 1 2 3, फिर एक एक पे आएंगे। ये पैरा 6 में कॉस्ट डिफाइन है। अब कॉस्ट ऑफ परचेज, फिर ये कॉस्ट ऑफ परचेज चलेगी, और इसमें आगे चलेंगे। फिर बाद में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और ये फैक्ट्री ओवरहेड, और ये इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये ओवरहेड वगैरह। और ये डायग्राम मैंने आपके उसमें दिया हुआ है, इसमें तो होगा भी नहीं शायद, आपके उसमें देखो एक डायग्राम बना हुआ होगा, है ना, वो इसमें नहीं है। अब ये हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, जो उसमें है, उस बुक में है, इसमें मेरे, हाँ ये नहीं इधर बना हुआ है ना साइड में, नहीं, और उधर देखो, और उधर है, ये रहा इधर। चलो जी, ठीक है, थैंक यू सर।